नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिकमंगलुर और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। नम्मा मेट्रो की येलो लाइन पर 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। ये कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संतरा से जोड़ेगी, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद भी मिलेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी हैं, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच अब सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि बेलगावी और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर कर्नाटक और आईटी की राजधानी बेंगलुरु को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर रेलवे ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पंजाब के रूपनगर से सीमेंट लदी पहली मालगाड़ी सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची। 21 BCN वैगनों वाली ये ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे से कम समय में तय कर चुकी है। इस मालगाड़ी के आगमन से घाटी आर्थिक विकास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की इस उपलब्धि पर कहा कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। इससे प्रगति और समृद्धि दोनों बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक पोस्ट भी साझा की है, जिसमें रेल मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कश्मीर घाटी के लिए पहली मालगाड़ी नवनिर्मित अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची। उन्होंने आगे लिखा कि यह मालगाड़ी कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में मील का पत्थर है। रेलवे नेटवर्क द्वारा परिवहन से कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे नागरिकों के लिए लागत कम होगी। अहमदाबाद के साबरमती से संपूर्ण पश्चिमी फ्रंट कॉरिडोर संचालित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अधीन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अहमदाबाद इकाई के सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। 1506 किलोमीटर लंबा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। आजादी के बाद से देश की सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट परियोजना में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसका संचालन साबरमती स्थित अत्याधुनिक ऑपरेशनल नियंत्रण केंद्र से किया जा रहा है। चुनाव आयोग कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने राहुल से माफी मांगने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने शनिवार को फिर दोहराया कि राहुल गांधी वोट चोरी के जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर सही है तो उसको लेकर वो शपथ पत्र दें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगें।
बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने पहले भी इसी तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या माफी मांगने के लिए कहा था। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। तेजस्वी यादव पर 2 एपिक कार्ड रखने के मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उनकी ओर से मीडिया के सामने दिखाए गए एपिक कार्ड को आयोग ने शुक्रवार को फर्जी करार दे दिया था। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता शरद पवार के दिए गए विवादित बयान के कारण राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। दरअसल शरद पवार ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोगों ने उन्हें 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि इतने दिन चुप रहने के बाद अचानक शरद पवार को राहुल गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद ही ये सब क्यों याद आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाहे जितना भी भ्रम फैलाया जाए, सबको पता है कि भारत जैसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहीं नहीं होता। ये सभी बोल तो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग बुलाता है तो कोई नहीं जाता। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने शपथ पत्र देने के लिए भी ये तैयार नहीं होते और अगर इनका झूठ शपथ पत्र पर पकड़ा गया तो इन पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। भाजपा की केरल इकाई ने हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता और सत्तारूढ़ वाम दलों पर सरकारी अधिकारियों के सहयोग से हेरफेर अभियान चलाने का आरोप लगाया है। केरल भाजपा के राज्य महासचिव अनूप एंटनी ने दावा किया है कि पार्टी ने राज्य भर में 5 लाख से ज्यादा विसंगतियों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को इसकी विस्तृत शिकायत दी है और कानूनी कार्रवाई पर विचार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल से अब कुल 1126 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जानकारी शनिवार देर शाम राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली ने दी। उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। शनिवार को यूकाडा और सेना के हेलीकॉप्टरों ने कुल 128 सॉर्टी की। इन 4 दिनों में विभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा कुल 257 सॉर्टी की गई हैं। गृह सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर्षिल घाटी में खाद्य सामग्री की किल्लत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जब तक सड़कें बहाल नहीं होती तब तक घोड़े और खच्चरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हर्षिल तथा धराली में डीजल की किल्लत न हो, इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को हर दिन 2000 लीटर डीजल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बीआरओ के अनुरोध पर धराली में जल पुलिस को सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द नाव भेजने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली गांव में हालिया आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि भीषण आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शीघ्र ही क्षेत्र में बिजली, संचार, सड़क कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया जाएगा। दिल्ली में शनिवार को तेज बारिश से जैतपुर थाना क्षेत्र में एक समाधि स्थल की दीवार गिर गई। हरिनगर के बाबा मोहन राम मंदिर के पास हुए हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। सूचना पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे 7 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका उपचार चल रहा है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एनआईएबी में एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप 4 क्वार्टर की आधारशिला भी रखी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल 19.98 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया है।
ये बुनियादी ढांचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और एक जीवंत शैक्षणिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांति लाने और वन हेल्थ दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए 5 नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण भी लॉन्च किए। पशु बायो बैंक को 1.85 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधा पशुधन के लिए चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगा। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत एनसी हेल्थ स्वायत्त परिषद को 500 करोड़ रुपए की सहायता देने के केंद्र सरकार के फैसले का दीमा हसाओं के लोगों ने स्वागत किया है। इस पैकेज के तहत कुल 4,250 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए असम में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,50,590 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 18% की वृद्धि हुई। उन्होंने सामूहिक प्रयासों की सराहना की और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल गवर्नेंस पहल के सफल 9 वर्षों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को साकार करते हुए सरकारी मार्केट प्लेस यानी कि जेम पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता की आधारशिला बन गया है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 1.52 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और शुरुआत के बाद से अब तक 3 करोड़ ऑर्डर्स के माध्यम से कुल 14.91 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी खरीदारी संभव हुई। अरुणाचल प्रदेश के मंत्री योजिंग तासिंग ने कहा कि राज्य सरकार बांस को नवीकरणीय फीडस्टॉक के रूप में इस्तेमाल करके देश का पहला निजी 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ओजिंग तासिंग ने कहा कि एथेनॉल संयंत्र न केवल पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसर भी खोलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 10 महीनों में एथेनॉल 20 के आधार ईंधन बनने के बाद से इंजन में खराबी या ब्रेकडाउन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है, वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है और इससे पहले ही 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरामन ने कहा कि
KYC शिविर जैसी वित्तीय समावेशन की पहल केवल बैंकिंग पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बनाती है सशक्त। सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों को दिए जाने वाले लेन देन शुल्क को किया समाप्त। सेबी का मानना है कि यह बदलाव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भुगतान सिस्टम को सरल बनाएगा। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री एक साल में 93.21% बढ़ी। फाटा की रिपोर्ट के मुताबिक नीतिगत समर्थन और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे में सुधार से बिक्री में तेजी आई। ई वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री एक साल में 52.1% बढ़कर 1244 इकाई पहुंची। वहीं ई तिपहिया वाहनों की बिक्री 9% बढ़कर 69,146 इकाई पहुंच गई है। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन ने वाराणसी में भीड़ प्रबंधन समाधान को बेहतर बनाने पर केंद्रित 30 लाख अमेरिकी डॉलर की टिकाऊ शहरीकरण चुनौती के लिए 5 कंपनियों का चयन किया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष में 102 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष और गैर उड़ान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का फैसला किया। सेबी ने एक स्पेशल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम का दिया प्रस्ताव, जिसमें केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों को ही मिलेगा प्रवेश। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में इस सप्ताह देखी गई बढ़त। सोने के दाम में 2,600 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ, वहीं चांदी का भाव 5,000 रुपए से अधिक बढ़ा। एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 11 अगस्त को दिल्ली में शोरूम खोलने का किया ऐलान। पिछले महीने कंपनी ने मुंबई के बीकेसी में भारत में अपना पहला शोरूम खोला था। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि में बड़ा इजाफा कर इसे 50,000 रुपए किया। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नगद लेन देन के नियमों में भी किया बदलाव। ग्राहकों को प्रति माह 3 मुफ्त नगद जमा लेन देन की सुविधा मिलेगी। इनकी कुल राशि 1 लाख रुपए तक होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 44,218 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसमें सालाना आधार पर 11% की वृद्धि देखी गई। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीरा एसेट ने 2 फंड ऑफ फंड्स के लिए न्यू फंड ऑफर लॉन्च करने की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री आरारात मिर्जियोन से बातचीत कर वॉशिंगटन डीसी में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते पर उन्हें बधाई दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इस संवाद और कूटनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका भारत हमेशा समर्थन करता है। ये समझौता दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने कहा है कि 13वीं राष्ट्रीय संसद चुनाव अगले वर्ष फरवरी के पहले पखवाड़े में होंगे। चुनाव कार्यक्रम दिसंबर की शुरुआत में जारी किया जाएगा। रंगपुर में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीसी नसीरुद्दीन ने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और कानून व्यवस्था एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। नसीरुद्दीन ने स्वीकार किया कि मतदाता विश्वास बहाल करना और मतदान केंद्रों पर अधिक से अधिक लोगों को लाना एक बड़ी चुनौती है। मसौदा मतदाता सूची 10 अगस्त को और अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी होगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ब्रिटेन में यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की पहल पर चर्चा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सुरक्षा बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बातचीत कर 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले युद्ध समाप्ति के प्रस्ताव पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने बैठक को रचनात्मक बताते हुए कहा कि सभी साझेदार देशों ने यूक्रेन की चिंताओं को सुना और जोखिमों पर ध्यान दिया। इस बैठक में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और पोलैंड के अधिकारी शामिल हुए। यूरोपीय देशों ने अमेरिका को अपने शांति प्रस्ताव भी सौंपे। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ
समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे 3.5 साल पुराने युद्ध का समाधान संभव हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के जमीन की अदला बदली वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। चिली की राजधानी सैंटियागो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाली और गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की। चिली में प्रदर्शनकारी इजरायल पर फिलिस्तीनी जनता को भूखा रखने का आरोप लगा रहे हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुए हैं जब गाजा में भुखमरी और विस्थापन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ रही है। ब्राजील के मध्य पश्चिमी राज्य माटो ग्रोसो में एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य लोग घायल हो गए। ब्राजील पुलिस ने बताया कि घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है। घायलों में 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 8 को मामूली चोटें आई हैं। लंदन पुलिस ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप के समर्थन पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 466 लोगों को गिरफ्तार किया। जुलाई में संसद ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप को गैर कानूनी घोषित किया था। तब से इसके समर्थकों ने पूरे ब्रिटेन में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने कलिनिनग्राद क्षेत्र में रूसी बाल्टिक बेड़े की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। नासा के एक रूटीन मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री 5 महीने के सफल अंतरिक्ष प्रवास के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 17.5 घंटे की यात्रा पूरी कर अंतरिक्ष दल ने कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में लैंडिंग की। भारत की महिला टीम ने एशिया रग्बी एमिरेट्स रग्बी 7 एस अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में बनाई जगह। महिला रग्बी टीम ने कल दिन के आखिरी मुकाबले में यूएई को 31-7 से मात देकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। कप्तान भूमिका ने 2 ट्राई, उप कप्तान तनुश्री भोसल ने 1 ट्राई, जबकि मुस्कान पिपलोड़ा और अंशु ने भी स्कोर किया। भारतीय महिला रग्बी टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला चीन से होगा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने यूएई को 24-17 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एमा राडुकानु ने सिंसिनाटी ओपन में अपने नए कोच के साथ विजयी शुरुआत की। राडुकानु ने ओल्गा डैनिलोविच को हराया। जापान के मुक्केबाज शिगेतोशी कोटारी के 28 साल की आयु में निधन हो गया है। 2 अगस्त को यामुता हाता के साथ हुई फाइट में वो घायल हो गए थे, जिससे चलते उनका निधन हो गया। वास्तव ने लास्टर सिटी के गोलकीपर मैट्स हरमनसेन को साइन किया है। यह करारा 20 मिलियन पाउंड में हुआ है। सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने उरुग्वे के फॉरवर्ड डार्विन नुनेज को साइन कर लिया है। नुनेज इससे पहले लिवरपूल में थे। बार्सिलोना ने पुष्टि कर दी है कि स्पेनिश डिफेंडर इडिगो मार्टिनेज क्लब छोड़कर जा रहे हैं। मार्टिनेज ने अल नस्र में जाने की खबर है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।